मैटर में हम दो प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं, वन इज बल्क प्रॉपर्टीज एंड अनदर इज थर्मल प्रॉपर्टीज, राइट। बल्क प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, इसमें हम स्टडी करेंगे सॉलिड एंड फ्लूइड्स। उसमें सबसे पहले सॉलिड, राइट। नाउ हमने जब बेसिक फोर्सेस पढ़ी थी, बेसिक फोर्सेस इन नेचर, देयर वर 4 डिफरेंट फोर्सेस। कौन कौन सी फोर्सेस थी? वन, कौन कौन सी फोर्सेस थी बेसिक फोर्सेस इन नेचर? One was gravitational force, याद है? ये ग्रेविटेशनल फोर्स होती है फोर्स बिटवीन टू मासेस, ओके। देन सेकेंड इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, द थर्ड इज न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स में दो फोर्सेस होती हैं, इसको हम न्यूक्लियर फोर्स बोलते हैं, और एक वीक न्यूक्लियर फोर्सेस, इनको हम वीक फोर्सेस बोलते हैं, राइट। दिस वी हैड ऑलरेडी स्टडीड, these two forces we will study in class 12th, and now let's talk about this force. Most of the forces that exist, जिनको हम डिफरेंट नाम से बुलाते हैं, वो एक्चुअल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होती है, जैसे कि नॉर्मल रिएक्शन, जैसे कि फ्रिक्शन, जैसे कि टेंशन इन स्ट्रिंग, जैसे कि रेस्टोरिंग फोर्स इन स्प्रिंग, ठीक है। ये सब फोर्सेस कौन सी हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस है। एंड दीज फोर्सेस अराइज बिकॉज ऑफ इंटरैक्शन ऑफ चार्ज, इंटरैक्शन ऑफ चार्ज, चार्ज इंटरैक्शन से होती है, राइट, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली हमारे पास एक फोर्स हो गई जो मास इंटरैक्शन से होती है, वो होती है ग्रेविटेशनल फोर्स। चार्ज इंटरैक्शन से जो होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होती है। हम इनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बोलते हैं बिकॉज दे आर फर्दर डिवाइडेड इन टू कैटेगरी, वन इज इलेक्ट्रिक फोर्स एंड अनदर इज मैग्नेटिक फोर्स, राइट। Then nuclear forces are different. Those exist with the nucleons in the nucleus between proton, neutron, between proton, and between neutron. Weak forces are associated with some emissions related. So let's not go much in detail into this, right? So now electromagnetic forces, that is because of interaction of charge. हम इनको इस चैप्टर में जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इंटर एटॉमिक एंड इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस के नाम से। इंटर एटॉमिक एंड इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस, इंटर एटॉमिक एंड इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस के नाम से, राइट। सो इंटर एटॉमिक फोर्स क्या है? इंटर एटॉमिक फोर्स होता है फोर्स बिटवीन टू एटम्स, राइट। एंड इंटर मॉलिक्यूलर नाम से ही क्लियर है, दैट इज फोर्स बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स, राइट। देयर आर सम मॉलिक्यूल्स विच हैज मल्टी एटम्स, जैसे CO2, हाउ मेनी एटम्स इट हैज? 3, ठीक है। H2O हैज 3 एटम्स। तो 3 एटम्स को मिला के एक मॉलिक्यूल बना, तो वो 3 एटम जिस फोर्स से बाउंड है उसको हम इंटर एटॉमिक फोर्स बोलते हैं। फिर सारे वाटर मॉलिक्यूल एक साथ है, दैट वी से वाटर। सो वो जो सारे वाटर मॉलिक्यूल एक साथ बाउंड है वो किस फोर्स से बाउंड है? इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस से। दोनों के रीजन सेम होते हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ चार्ज, राइट। लेकिन नाम अलग अलग हो जाते हैं बिकॉज ऑफ देयर यूज, जो यूज है। सो इंटर एटॉमिक फोर्स, द फोर्स दैट बाउंड
two atoms of molecule is called intermolecular force, interatomic force, while the force that bound two molecules of a substance is called intermolecular force. राइट तो ये तो नाम का डिफरेंशिएशन हो गया. ओके अभी पहले इसको समझते हैं, फिर उसके बाद आगे का नोट करते हैं. ये हमारे पास एक न्यूक्लियस, इस न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज, ये एटम 1, ये एटम 2, इसमें भी एक पॉजिटिव चार्ज, इसके चारों तरफ नेगेटिव चार्ज, इसके चारों तरफ भी नेगेटिव चार्ज. राइट लाइक चार्जेस रिपेल while unlike charges attract. तो यहां पे कुछ फोर्सेस बिल्ड होंगे. दिस इज नेगेटिव वर्सेस नेगेटिव. तो कैसी फोर्स होगी? रिपल्सिव. देन पॉजिटिव वर्सेस नेगेटिव, ये कौन सी होगी? अट्रैक्टिव. अरे ये जो ऑनलाइन है ये भी कुछ हाँ ना बोल देना. देन दिस नेगेटिव वर्सेस पॉजिटिव, ये कौन सी है? अट्रैक्टिव. Then the last, that is repulsive. So this much forces exist in the system. दो एटम की बात कर रहे हैं, and the same will be true for two molecules. जैसे दो एटम में नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज है, ऐसे ही दो मॉलिक्यूल्स में भी नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज हो गए. तो मैं एटम के लिए एक्सप्लेन कर रहा हूं, बट दिस इज वैलिड फॉर द molecules also. Correct? Now net force. What is net force? Sum of all forces. चारों फोर्सेस को ऐड कर दो, कुछ अट्रैक्टिव कुछ रिपल्सिव, तो नेट अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है. तो ऐसी कोई डिफाइन नहीं है कि ये फोर्स अट्रैक्टिव होगी या रिपल्सिव होगी. इट कैन बी अट्रैक्टिव एज वेल एज इट कैन बी रिपल्सिव. इट विल डिपेंड ऑन रिपल्सिव ज्यादा है क्या अट्रैक्टिव ज्यादा है. राइट सो नेट फोर्स क्या होगा? अट्रैक्टिव. if F2 plus F3 is greater than F1 plus F4, और रिपल्सिव हो जाएगी कब? if F1 plus F4 greater than F2 plus F3. Right?
ठीक है, यहां तक कुछ पूछना है? नहीं। तो नेट फोर्स क्या होगी, अट्रैक्टिव या रिपल्सिव? नाउ these forces depend these forces may be attractive as well as repulsive. अब ये किस फैक्टर पे डिपेंड करेगा कि अट्रैक्टिव है या रिपल्सिव है? डिपेंडिंग ऑन डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल्स. डिपेंडिंग ऑन डिस्टेंस बिटवीन एटम्स और मॉलिक्यूल्स. एटम्स या मॉलिक्यूल्स के बीच का डिस्टेंस कितना है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि ये फोर्सेस कितनी हैं, अट्रैक्टिव है या रिपल्सिव है. राइट? ये एक ग्राफ है जो डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल के ऊपर फोर्सेस कैसे डिपेंड करेंगी उसको रिप्रेजेंट करता है. इट इज लाइक दिस. इसमें ये डिस्टेंस R0 है और ये डिस्टेंस RC है. ठीक है? इन दिस ग्राफ R डिस्टेंस बिटवीन एटम्स ऑब्लिक मॉलिक्यूल्स. Right? The shape of graph remains same. The variation of force remains same. The amount of force may be less or more. ठीक है? Depending on इंटर एटॉमिक के लिए कुछ अलग होगा, इंटर मॉलिक्यूलर के लिए कुछ अलग होगा, दो डिफरेंट नेचर के एटम के लिए कुछ और होगा, दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के लिए कुछ और होगा. बट द शेप एंड द नेचर रिमेन सेम. हियर प्लस F मीन्स रिपल्सिव फोर्स, minus F means attractive force. Right? Here R0 is called normal distance. Between atoms oblique molecules, and RC is called critical distance. इसको हम बोलते हैं critical distance. राइट? अब मैं इस ग्राफ को एक्सप्लेन करता हूं ऑन द बेसिस ऑफ इलास्टिसिटी एंड देन आई एक्सप्लेन यू कि टेंशन क्या है और फिर टेंशन की डायरेक्शन हम ऐसे ऐसे क्यों लेते हैं. ओके? ये कोई सिस्टम है, इसमें ये दो मॉलिक्यूल्स हैं और इन दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच का डिस्टेंस R0 है. सो फोर्स इज 0. अकॉर्डिंग टू ग्राफ R0 इज द नॉर्मल डिस्टेंस एंड देन फोर्स इज 0. सो व्हाट इज द नॉर्मल डिस्टेंस? जो नॉर्मल है, मतलब कोई भी सब्सटेंस अगर वो
उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा, कुछ नहीं लग रहा, जो नॉर्मल सेंस में है उसको हम नॉर्मल डिस्टेंस बोलते हैं। तो लाइक ये ऑब्जेक्ट मेरे हाथ में है, ऐसे रखा है, तो इसके मॉलिक्यूल्स के बीच का डिस्टेंस नॉर्मल है, ठीक है। कोई भी सब्सटेंस कहीं पे भी रखा है और अगर उसके ऊपर हमने कोई फोर्सेस वगैरह नहीं लगाई है तो जो भी उसके मॉलिक्यूल्स के बीच का डिस्टेंस है वो नॉर्मल डिस्टेंस है, राइट। अब इसको आप फोकस करना, इलास्टिसिटी का बेसिक आप जानते हो। अगर हम सब्सटेंस को खींचेंगे तो छोड़ते ही क्या होगा, वापस जाएगा, और अगर हम सब्सटेंस को कंप्रेस करेंगे तो छोड़ते ही क्या होगा, वापस आएगा, राइट। सो नाउ लेट्स वर्क ऑन दैट। अब हमने क्या किया, इन मॉलिक्यूल्स के बीच का डिस्टेंस कम कर दिया। R इज लेस देन R0। तो हमने क्या किया, मॉलिक्यूल्स को ऐसे कंप्रेस कर दिया, सिस्टम को ऐसे कंप्रेस किया तो मॉलिक्यूल कंप्रेस ही हो गए ना। हमने ऐसे कंप्रेस किया, तो कंप्रेस किया तो क्या होगा, ये वापस जाएगा, राइट। तो जैसे ही हम इसको कंप्रेस करते हैं या डिस्टेंस कम करते हैं, इसके ऊपर एक रिपल्सिव फोर्स डेवलप हो जाती है। एक रिपल्सिव फोर्स डेवलप हो जाती है, विच इज शोन बाय द ग्राफ। द ग्राफ भी यही बोल रहा है कि ये नॉर्मल डिस्टेंस है, अगर आप डिस्टेंस को नॉर्मल से कम करोगे तो फोर्स कैसे होगी, रिपल्सिव में बढ़ती जाएगी, ठीक है, रिपल्सिव में बढ़ती जाएगी। और आप देखो, थोड़ा सा कंप्रेस करते हो तो आपको कम फोर्स लगानी पड़ती है, ज्यादा कंप्रेस करने के लिए आपको ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, और ज्यादा कंप्रेस करने के लिए और ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि अंदर जो फोर्स डेवलप हो रही है वो बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो यहां पे ये नहीं है कि आपने एक फोर्स लगाया, जैसे हम एक्सेलरेशन में लेते हैं, 100 न्यूटन का फोर्स लगाया 10 kg मास पे, तो एक्सेलरेशन 10 है तो वो हमेशा 10 ही है, ठीक है। यहां ऐसा नहीं है, अगर आपने 100 न्यूटन का फोर्स लगा के 1 सेंटीमीटर, मतलब आप कंप्रेस कर रहे हैं तो वो कंप्रेस होता ही चला जाएगा, नहीं। आप जैसे ही फोर्स बढ़ाओगे अंदर फोर्स बढ़ जाएगी, तो वो आपके फोर्स का अपोज करेगी और फिर एक जगह जाके बैलेंस होएगा, ठीक है। तो वो उतना ही कंप्रेस होगा जितना आपने फोर्स लगाया, उस हिसाब से। लाइक अगर आपको इस डिस्टेंस तक कंप्रेस करना है, से अगर आपको इस डिस्टेंस तक कंप्रेस करना है, इतना कंप्रेस करना है, इतना, तो आपको इतनी फोर्स लगानी पड़ेगी, तब जाके इतना कंप्रेस होगा। अगर आप थोड़ा कम कंप्रेस करते हैं तो आपको कम फोर्स लगानी पड़ेगी, अगर आप थोड़ा सा कम कंप्रेस करते हो, इतना करते हो, तो आपको इतनी फोर्स लगानी पड़ेगी। सो दैट्स व्हाई इट हैपन्स कि ज्यादा कंप्रेस करने के लिए हमको ज्यादा फोर्स लगानी पड़ती है, ठीक है। ये समझ में आया बच्चों? हाँ, इधर रिया, तनश्री, जिया। जिया, ओके, ठीक है। दिस इज सिंपली नाउ द नेक्स्ट पार्ट। हम इन मॉलिक्यूल्स का डिस्टेंस बढ़ा देते हैं। What we did? We did R greater than R0। अब क्या होगा? अब it is something like that, हमने ऐसे पुल कर दिया, हमने ऐसे पुल किया तो क्या होगा? वो वापस जाने की कोशिश करेगा, तो फोर्सेस कैसी हो जाएंगी? अट्रैक्टिव फोर्सेस। तो इंस्टेंटली इसके अंदर जैसे ही हम पुल करेंगे एक अट्रैक्टिव फोर्स डेवलप हो जाएगी। So now the force is attractive, right? और हम यहां पे ग्राफ से देखें तो जैसे जैसे हम फोर्स बढ़ा, डिस्टेंस बढ़ाते जा रहे हैं मॉलिक्यूल्स के बीच का, वैसे वैसे फोर्स बढ़ती जा रही है। और कैसे बढ़ रही है? अट्रैक्टिव में, नेगेटिव में। तो आप अपने पुल करने की फोर्स बढ़ाते जाओ, अंदर भी बढ़ता जाएगा। तो जितना ज्यादा पुल होता जाएगा उतनी ज्यादा फोर्स होती जाएगी, राइट? ठीक है। तो इफ वी सी
अगर हम देखें इसको, हमने डिस्टेंस इतना बढ़ाया, इतना डिस्टेंस बढ़ाया, तो हमको इतना डिस्टेंस बढ़ाया, तो हमको इतनी फोर्स लगानी पड़ेगी। डिस्टेंस और ज्यादा बढ़ाएंगे तो और ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, ठीक है। बट कितना बढ़ा सकते हैं, ये मैक्सिमम फोर्स है, ये मैक्सिमम फोर्स है। इसके बाद फोर्स कम होनी शुरू हो जाती है, राइट। मैक्सिमम एट्रैक्टिव फोर्स है तो इतना तक बढ़ सकता है, ठीक है। तो इसलिए हम इसको क्रिटिकल डिस्टेंस बोलते हैं बिटवीन द एटम्स। व्हाई इट इज कॉल्ड क्रिटिकल डिस्टेंस, क्योंकि यहां तक तो वो अपने को डिफॉर्म होने से रोकेगा फोर्स बढ़ा के, लेकिन उसके बाद उसकी कैपेसिटी खत्म। अब आप उसके साथ कुछ भी कर सकते हो क्योंकि उसकी कैपेसिटी अब खत्म हो गई। अब आप फर्दर और डिस्टेंस बढ़ाओगे तो वो वीक होना शुरू हो जाएगा एंड फिर एक पॉइंट पे आके वो टूट ही जाएगा, फोर्स ऑलमोस्ट खत्म हो जाएंगी एक पॉइंट पे जाके। यहां पे देखो तो फोर्स धीरे धीरे क्या होगा, जीरो होती जाएंगी। तो अगर आप डिस्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ाते जाओगे तो क्या होगा, धीरे धीरे फोर्स खत्म हो जाएगी एंड एट वन पॉइंट फोर्सेस नेग्लिजिबल हो जाएंगी एंड द एटम्स विल ब्रेक। एक मॉलिक्यूल एटम्स में ब्रेक हो जाएगा या सब्सटेंस मॉलिक्यूल्स में ब्रेक हो जाएगा, राइट। सो हम बोल सकते हैं दिस इज इलास्टिक लिमिट, दिस क्रिटिकल डिस्टेंस इज व्हाट, लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी, यानी इसके बाद उसका इलास्टिक बिहेवियर खत्म हो जाएगा। व्हाट इज इलास्टिक बिहेवियर, टू रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज, ठीक है। द इलास्टिक बिहेवियर इज टू रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज, बट जैसे ही वो क्रिटिकल डिस्टेंस से बाहर होगा तो क्या होगा, ओरिजिनल शेप एंड साइज वो रीगेन नहीं कर पाएगा, ठीक है। सो दैट्स व्हाई वी से इट इलास्टिक लिमिट आल्सो। दिस डू नॉट एग्जिस्ट इन कंप्रेशन, कंप्रेशन में ऐसा नहीं है। क्यों, क्योंकि कंप्रेशन में आप बहुत ज्यादा साइड्स कम ही नहीं कर सकते, ठीक है। बिकॉज दो मॉलिक्यूल्स के बीच का डिस्टेंस कुछ तो रहेगा, तो आप ऐसा तो है नहीं कि उसको खत्म कर दो, लेकिन दो मॉलिक्यूल्स के बीच का डिस्टेंस आप आर्बिट्रेरीली कितना भी बढ़ा सकते हो। तो द फोर्सेस कीप ऑन इंक्रीजिंग इन द रिपल्शन, तो इसलिए किसी सिस्टम को कंप्रेस करना मुश्किल होता है, उसको खींचना आसान होता है, ठीक है। दबाना मुश्किल होता है, पुल करना लॉन्गर अमाउंट या ग्रेटर अमाउंट पुल करना आसान होता है रेदर देन कंप्रेसिंग ग्रेटर अमाउंट, राइट। ये समझ में आ गया? हाँ रिया, राइट। सो नाउ इफ यू लुक ऑन टू दिस, द टेंशन, टेंशन कब होती है? आपने ऐसे फोर्स लगाया, टेंशन मींस यू नीड टू टॉर्क द स्ट्रिंग, दबा नहीं सकते, खींचना है। तो जब आप खींचते हैं तो क्या होता है, अट्रैक्टिव फोर्सेस आ जाती है। सो दैट्स व्हाई यू ऑलवेज मार्क टेंशन किस डायरेक्शन में, इनवर्ड फ्रॉम द एंड्स, ठीक है। हर जगह से किधर मार्क करते हैं, इनवर्ड। अब आप सोचो, ये रस्सी ये पुली पे है और हमने इसको इधर से पुल कर दिया, इधर से पुल कर दिया, तो यहां पे टेंशन कैसे होगी, ठीक है। यहां पे टेंशन कैसे होगी, इनवर्ड, ठीक है। और इधर कैसे होगी, इधर ऐसे, समझ गए। और सिमिलरली यहां पे कैसे होगी, दिस वे, और ये दिस वे। लुक टू दिस फिगर, ऐसे किसी भी पॉइंट पे उस पॉइंट की तरफ, ठीक है। सो ये टेंशन क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इनफैक्ट इट इज इंटर एटॉमिक या इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स है। जो स्ट्रिंग में टेंशन होती है वो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स होती है। अब नॉर्मल रिएक्शन क्या है, नॉर्मल रिएक्शन जब हम एक बॉडी को किसी के कांटेक्ट में लाते हैं, किसी सरफेस पे, तो जब हम बॉडी को किसी सरफेस पे कांटेक्ट में लाते हैं तो क्या होता है, ये एक सरफेस है, ये एक बॉडी है, तो इसका वेट इसके मॉलिक्यूल्स के
डिस्टेंस, इन दोनों के मॉलिक्यूल्स के डिस्टेंस को कम करेगा, ठीक है। इस वेट की वजह से जो भी सरफेस है उसके ऊपर एक फोर्स लगेगी, वो फोर्स उसके डिस्टेंस को कम करेगी, वो फोर्स उसके डिस्टेंस को कम करेगी मॉलिक्यूल्स के। तो जब मॉलिक्यूल्स के बीच का डिस्टेंस कम होगा तो मॉलिक्यूल क्या करेंगे, ऊपर एक फोर्स लगाएंगे, एंड दैट फोर्स इज कॉल्ड व्हाट, नॉर्मल। तो समझ में आ गया नॉर्मल रिएक्शन। और क्यों वो अपवर्ड होती है, अपोजिट टू वेट क्यों होती है, क्योंकि वेट उसको नीचे कंप्रेस करता है तो मॉलिक्यूल के ऊपर फोर्स ऊपर को लगती है, राइट। व्हाट इज एक्शन रिएक्शन फोर्स, जब हम बात करते हैं ना एक्शन रिएक्शन फोर्स, दैट एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, राइट। सो आगे नोट करते हैं, इस तरफ नोट करते हैं। राइट, हमने लिखा था डिपेंडिंग ऑन डिस्टेंस बिटवीन एटम्स और मॉलिक्यूल्स, राइट। एट नॉर्मल डिस्टेंस वो क्या है, आर नॉट के बराबर। एट नॉर्मल डिस्टेंस these forces are zero. These forces do not exist. ठीक है, this distance is called also called इक्विलिब्रियम डिस्टेंस। इस डिस्टेंस को हम इक्विलिब्रियम डिस्टेंस भी बोलते हैं, बिकॉज एट दिस डिस्टेंस द मॉलिक्यूल्स आर इन इक्विलिब्रियम, राइट। कोई फोर्स नहीं है तो क्या हुआ, इक्विलिब्रियम, नेट फोर्स जीरो, ठीक है। एट distance lesser than normal distance, these forces become repulsive and increase with decrease of distance. हाँ, at distance lesser than normal distance, these become repulsive and increase with decrease of distance. जैसे जैसे हम नॉर्मल डिस्टेंस से डिस्टेंस कम करेंगे ये फोर्सेस रिपल्सिव हो जाएंगी और बढ़ती जाएंगी जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, राइट। ओके, at distance more than normal distance, these forces are attractive and increases with increase of distance till
these are maximum राइट। अगर नॉर्मल डिस्टेंस से ज्यादा होगा तो फोर्सेस अट्रैक्टिव होंगी, डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, ये फोर्सेस भी बढ़ती जाएंगी। कब तक? जब तक डिस्टेंस क्रिटिकल डिस्टेंस के बराबर नहीं हो जाए, और वहां पे ये फोर्सेस मैक्सिमम हो जाए। ये ना ग्राफ हमारे केमिस्ट्री में भी था तो सर इसमें ग्राफ में ऐसे बताया था कि मतलब ये वही ग्राफ है ना जिससे जो एटम और मॉलिक्यूल बाइंड होते हैं तो कैसे बनाते हैं। तो फिर हमारे टीचर ने ऐसे एक्सप्लेन किया था कि जैसे वो जो एकदम लास्ट वाली लाइन है ना, ये उन्होंने बोला कि इन्फिनिटी है, और फिर वहाँ से जब जैसे मॉलिक्यूल्स जब बाइंड करते हैं तो अट्रैक्टिव एनर्जी होती है, तो सिस्टम की एनर्जी डिक्रीज हो गई, तो इसलिए ग्राफ नीचे चला गया। और फिर उसके बाद एक बॉर्डर लाइन आ जाती है, जो आपने बोला था वो आर क्रिटिकल पॉइंट है, वो बॉर्डर लाइन आ गई, और उसके बाद से फिर वो रिपल्सिव फोर्सेस शुरू हो जाती है, तो फिर सिस्टम की एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। तो सर सेम है ग्राफ फिर ये ग्राफ फोर्स का है, और वो जो ग्राफ एक्सप्लेन किया वो पोटेंशियल एनर्जी का है, वो मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है, राइट। सो distance till these are maximum at r is equal to rc. On further increasing the distance, attractive forces decreases and become negligible at large distance and become negligible at large distance between atoms oblique molecules. Right? So that was complete explanation of the forces and all. Okay? समझ में आ गया? अब मैं एक और ग्राफ बना रहा हूं. That graph represent the potential energy. That graph represent potential energy. Okay? It is like this. It is like this. इसमें क्या है? आर नॉट पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, ठीक है, आर नॉट पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, एंड आर नॉट से कम करेंगे डिस्टेंस तो भी एनर्जी बढ़ेगी, और आर नॉट से ज्यादा करेंगे तो भी एनर्जी बढ़ेगी. हाउ वी एक्सप्लेन दिस? राइट, अगर हमें किसी सिस्टम को कंप्रेस करना है तो भी हमें काम करना पड़ेगा, एंड जो हम काम करेंगे वो ऐसे पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगा, और इस पोटेंशियल एनर्जी को हम कौन सी एनर्जी बोलते हैं? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी. अगर हम डिस्टेंस बढ़ाते हैं तो हमें उसे स्ट्रेच करना पड़ेगा, तो भी हमें काम करना पड़ेगा, तो भी उसमें एनर्जी स्टोर हो जाएगी. एंड दिस इज व्हाट वी स्टडीड इन द स्प्रिंग एनर्जी या स्ट्रेन एनर्जी. यू रिमेंबर दैट हाफ के एक्स स्क्वायर, दैट इज एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग. अब x कंप्रेस करो या स्ट्रेच करो, इन बोथ द केसेस एनर्जी बढ़ेगी. सो दिस ग्राफ रिप्रेजेंट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम, राइट. इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं. ओके, ये बना लिया ना बच्चों? The potential energy is minimum
at normal distance. This means atoms oblique molecules are in stable equilibrium. Potential energy increase on increasing or decreasing the distance from normal distance. ठीक है. The work done by external forces against interatomic oblique intermolecular forces is stored as potential energy. Also called as strain energy or elastic potential energy. ठीक है. याद करो जब हम स्प्रिंग वाला सिस्टम पढ़ रहे थे तो हम क्या बोल रहे थे? वर्क डन इन डिफॉर्मिंग द स्प्रिंग. डिफॉर्मिंग द स्प्रिंग मीन्स व्हाट? स्ट्रेच करना या कंप्रेस करना. जब हम स्ट्रेच कर रहे हैं तो मॉलिक्यूल्स का डिस्टेंस बढ़ा रहे हैं और जब हम कंप्रेस कर रहे हैं तो मॉलिक्यूल्स का डिस्टेंस कम कर रहे हैं. तो हम उसको स्ट्रेच करें या कंप्रेस करें, हमें कुछ वर्क करना पड़ेगा और वो वर्क किसके अगेंस्ट करना पड़ेगा? दिस इंटर एटॉमिक या इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस के. अब हम बात करते हैं रेस्टोरिंग फोर्स. व्हाट इज रेस्टोरिंग फोर्स? combination sum of all intermolecular forces developed in an object due to change of distance between molecule is called restoring force. ठीक है. राइट ये समझ में आ गया? ओके. नाउ अब आ गया रेस्टोरिंग फोर्स. व्हाट इज रेस्टोरिंग फोर्स? याद है स्प्रिंग वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था रेस्टोरिंग फोर्स का.
अब आप सोचो स्प्रिंग का ओवरऑल बिहेवियर। हमने एक स्प्रिंग को ऐसे पुल किया, ठीक है, छोड़ दिया, वापस चला गया, ठीक है। चलो पहले एक बार पुश करते हैं, ऐसे कंप्रेस किया, छोड़ दिया, वापस चला गया। आप उसको कितना ही कंप्रेस करो छोड़ोगे वो वापस चला जाएगा, कितना भी कंप्रेस करो छोड़ोगे वापस चला जाएगा, ठीक है। सोच के देखो, ऐसा नहीं हो सकता आप कंप्रेस करो और वो वापस ना जाए, कितना भी कंप्रेस करो वो वापस चला जाएगा। क्यों? क्योंकि जब हम कंप्रेस करते हैं तो फोर्सेस बढ़ती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है। अब हम उसको स्ट्रेच करते हैं, स्ट्रेच किया, छोड़ा, वापस चला गया, फिर और स्ट्रेच किया, छोड़ा, वापस चला गया। एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जब हम स्ट्रेच करते हैं एक पॉइंट से ज्यादा, तो फिर वो उतना वापस नहीं जाता, थोड़ा वापस जाता है। क्यों? क्योंकि हमने स्ट्रेच करके जो डिस्टेंस है वो इससे ज्यादा कर दिया, ठीक है। हमने जो डिस्टेंस है वो इससे ज्यादा कर दिया। अब इससे ज्यादा जब डिस्टेंस हमने यहां तक ले गए तो क्या हुआ? फोर्स तो कम हो गई। अब जितनी फोर्स हमने लगाई थी, जो डिफॉर्मिंग फोर्स है, जो अंदर फोर्स डेवलप हुई, वो उससे कम है, तो क्या हुआ? वो उतना वापस नहीं जा पाएगा। फिर और खींचो तो भी कम वापस जाएगा, कम रिगेन करेगा, यानी एग्जैक्ट रिगेन नहीं करेगा। फिर एक पॉइंट ऐसा आएगा आप खींचोगे वो वापस जाएगा ही नहीं। सो कहां पहुंच गए हम? यहां पहुंच गए। जब आपने डिस्टेंस इतना ज्यादा बढ़ा दिया कि अंदर जो फोर्सेस है वो नेग्लिजिबल हो गई, तो क्या होगा? वो वापस जाएगा ही नहीं, राइट? इतना समझ में आ गया बच्चों? कुछ पूछना है? नहीं? राइट। ये सब वही चल रहा है, इंटर एटॉमिक इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस। These forces are maximum in solid and minimum we can say negligible in gases. राइट? सॉलिड में मैक्सिमम होती है, गैसेस में नेग्लिजिबल होती है, राइट? गैसेस में नेग्लिजिबल क्यों होती है? क्योंकि गैसेस के मॉलिक्यूल्स के बीच का डिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो गैसेस में ये फोर्सेस नेग्लिजिबल हो जाती है। इनफैक्ट जो हमारा स्टेट्स ऑफ मैटर है उनके पीछे रीजन यही फोर्सेस है। अगर ये फोर्सेस बढ़ जाएंगी तो इट विल बिकम सॉलिड, फोर्सेस थोड़ी कम होंगी तो इट विल बिकम लिक्विड, एंड फोर्सेस ऑलमोस्ट खत्म हो जाएंगी तो इट विल बिकम व्हाट? गैसेस, राइट?